नीता अमीर और रीता एक गरीब स्टूडेंट थी। दोनों एक ही स्कूल में एक ही कक्षा में पढ़ते थे। अमीर नीता गरीब रीता को नापसंद करती थी और सबके सामने उसे नीचा दिखाती थी। लेकिन रीता के अच्छे व्यवहार ने एक दिन नीता का दिल जीत लिया और उसे उसके बुरे व्यवहार पर पछताने के लिए मजबूर कर दिया। नीता के माता पिता बहुत अमीर थे। रीता की मां नीता के घर पर नौकरानी का काम करती थी। रीता के पिताजी बचपन में ही उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। तब से रीता और उसकी मां सुधा बेहद संघर्ष भरी जिंदगी जी रहे थे। घर का खर्च चलाने और रीता को पढ़ाने के लिए सुधा ने नीता के घर पर नौकरानी का काम करना शुरू कर दिया था। संयोग से अमीर नीता और गरीब रीता एक ही स्कूल में पढ़ती थी। नीता स्कूल में दूसरे कर्मचारी जैसे सफाई वाला, गार्ड, स्कूल वैन ड्राइवर के साथ भी बुरा व्यवहार करती थी। स्कूल के सभी कर्मचारी उसके बर्ताव की निंदा करते थे, लेकिन अमीर होने के कारण कोई कुछ कहने से डरता था। दरअसल नीता के पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे और स्कूल को अच्छा खासा डोनेशन देते थे। स्कूल में नीता सबके सामने रीता को नौकरानी की बेटी कहकर बुलाती थी। ए नौकरानी की बेटी, इधर आ। बोलो रीता, तुमने मुझे क्यों बुलाया? क्या? तेरी इतनी हिम्मत? तू मुझे मेरे नाम से बुलाएगी? याद रख, तू एक नौकरानी की बेटी है। तेरी माँ मेरे घर पर नौकर है। तेरी माँ मेरी माँ को मालकिन कहकर बुलाती है। तू भी मुझे छोटी मालकिन बोला कर। ठीक है छोटी मालकिन। अब सुन, ये ले मेरी कॉपी और कल मेरा होमवर्क तैयार करके ले आना। और हाँ, ध्यान रहे, हैंडराइटिंग सेम नहीं होनी चाहिए। अगर होमवर्क नहीं किया और किसी को कुछ बताया तो तेरी माँ को काम से निकलवा दूंगी। ठीक है छोटी मालकिन, मैं होमवर्क करके ले आऊंगी। आप मेरी माँ को काम से मत निकलवाना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। नीता हंसती हुई कहती है। गरीब कहीं की, अब जा, खड़ी क्यों है? नीता रोज अपने होमवर्क की कॉपी रीता को दे देती थी। रीता उसका होमवर्क बनाकर लाती और नीता को अच्छे नंबर मिलते थे। हैंडराइटिंग मैच न करे इसलिए रीता नीता को होमवर्क दाहिने हाथ से करती और अपना होमवर्क बाएं हाथ से। नीता घर पर जाकर सिर्फ सोती, खेलती और टीवी देखती। एक दिन नीता के पिता ने उससे पूछा, नीता बेटी, तुम रोज स्कूल से आने के बाद खेलती हो और टीवी देखती हो, क्या तुम्हें होमवर्क नहीं मिलता है? होमवर्क मिलता है पापा, जब आप और मम्मी सो जाते हैं तब मैं रात को जागकर अपना होमवर्क पूरा करती हूँ। लेकिन नीता बेटी, तुम देर रात को क्यों जागती हो? अपना होमवर्क जल्दी पूरा करके जल्दी सो जाया करो। ठीक है पापा। नीता अब झूठ मूठ कॉपी पेंसिल निकाल कर होमवर्क करने का नाटक करती। उसका असली होमवर्क तो रीता करती थी। रीता पढ़ने में काफी होशियार थी। वो नीता का होमवर्क करके लाती और नीता को अच्छे रिमार्क्स मिलते थे। क्लास में टीचर नीता की कॉपी की बहुत तारीफ करते थे। एक दिन की बात है, नीता का बर्थडे था। नीता के घर में बड़ी सी पार्टी थी। नीता ने अपनी सभी सहेलियों को पार्टी में बुलाया था। रीता की माँ सुधा पार्टी में आए मेहमानों के लिए नाश्ता बना रही और रीता उसकी मदद कर रही थी। पार्टी में सभी मेहमानों के आने के बाद नीता एक बड़ा सा केक काटती है। रीता दूर खड़ी ये सब देख रही थी। नीता अपनी सहेलियों से कहती है, वो देखो, गरीब रीता वहाँ खड़ी होकर केक को घूर रही है। बेचारी ने कभी बर्थडे नहीं मनाया होगा, गरीब है ना, कभी केक का स्वाद भी नहीं चखा होगा। नीता की सारी सहेलियां हंसने लगती हैं। तभी नीता ने अपने हाथ से केक का एक टुकड़ा नीचे जमीन पर गिरा दिया और रीता को बुलाकर कहा, रीता यहाँ ना। जी छोटी मालकिन, आपने मुझे बुलाया? ये केक का टुकड़ा नीचे गिर गया है, मैं इसे फेंकना नहीं चाहती, तुम इसे खा लो। नहीं छोटी मालकिन, भले ही मैं गरीब हूँ लेकिन नीचे गिरी हुई चीज नहीं खाती। नीचे गिरा हुआ केक नहीं खाएगी तो क्या तुझे अच्छा वाला केक चाहिए? औकात देखी है अपनी। नीता की माँ अंजू उसे रीता के साथ बुरा बर्ताव करते हुए देख लेती हैं। अंजू वहां आती है और नीता को एक प्लेट में केक खाने के लिए देती है। रीता बेटी, ये लो केक खाओ। माँ, उस गरीब रीता को केक देने की क्या जरूरत थी? नीता बेटी, कोई पैसों से अमीर या गरीब नहीं होता। इंसान अपने अच्छे व्यवहार से पहचाना जाता है, ना कि पैसों से। रीता गरीब है तो क्या हुआ, वो भी तुम्हारी तरह एक इंसान है और हम सब इंसान बराबर हैं। कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है। रीता केक खा रही थी। उसी समय उसकी माँ सुधा वहां आकर मेहमानों के जूठे बर्तन उठाने लगती है। रीता अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं बर्तन साफ करने में तुम्हारी मदद करती हूँ, इससे तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। रीता भी सुधा के जूठे बर्तन उठाने लगती है और रसोई में जाकर जूठे बर्तन साफ करने में सुधा की मदद करने लगती है। नहीं रीता बेटी, तू घर चली जा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। नहीं माँ, इतना सारा काम है, मैं तुम्हें अकेले नहीं करने दूंगी। रीता अपनी माँ का बहुत ख्याल रखती थी और बहुत संस्कारी भी थी, इसलिए नीता के माता पिता रीता को बहुत पसंद करते थे।
लेकिन ये बात नीता को अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वो रीता से और ज्यादा चिढ़ने लगी थी। नीता अपनी सहेलियों को लेकर रसोई में आ जाती है और रीता का मजाक उड़ाने लगती है। ये है गरीब स्कूल स्टूडेंट, इसके घर का खर्चा हमारे पैसों से चलता है। ये हमारे घर काम करते हैं और मेरे मम्मी पापा इन्हें सैलरी देते हैं। हमने इन्हें काम पर रखा हुआ है। नीता के बुरे बर्ताव पर भी रीता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन नीता के माता पिता उसके इस व्यवहार से बहुत दुखी हो जाते हैं। वे सुधा और रीता से इसके लिए माफी मांगते हैं। वे नीता को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन नीता को अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। काम खत्म करने के बाद जब सुधा और रीता जाने लगते हैं तो अंजू उन्हें कुछ मिठाइयां देती है। दूसरे दिन स्कूल में रीता लंच में वही मिठाइयां लेकर आती है। ये तो वही मिठाई है ना जो मेरी माँ ने तुम लोगों को भीख में दी थी। वो तो अच्छा था कि कल मेरा बर्थडे था, इसलिए तुम्हें केक और मिठाई खाने को मिल गई। नीता की बात सुनकर रीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उससे वो मिठाई खाई नहीं गई। लंच का टाइम खत्म होने के बाद क्लास में टीचर आई और उन्होंने अनाउंस किया, आज सब बच्चे अपना होमवर्क यहीं करके मुझे दिखाएंगे। ये सुनते ही नीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब क्या होगा? मेरा होमवर्क तो रीता करती है, अब मैं अपना होमवर्क कैसे करूंगी? लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता था। नीता को अपना होमवर्क क्लासरूम में ही करना पड़ा। जब टीचर के पास नीता की कॉपी आई, ये क्या नीता, तुमने तो सारा होमवर्क गलत किया है और तुम्हारी हैंडराइटिंग भी अलग है। घर से तो तुम सब सही बनाकर लाती हो, क्लासरूम में तुम्हें क्या हो गया? टीचर ने नीता की कॉपी पर काफी बैड रिमार्क्स दिए और कहा, कल पेरेंट्स मीट है, अपने मम्मी पापा को स्कूल लेकर आना और सभी बच्चे कल अपने मम्मी पापा को लेकर आएंगे। दूसरे दिन नीता अपने माता पिता के साथ स्कूल आई। रीता भी सुधा के साथ स्कूल आई। पेरेंट्स मीट में रीता की खूब तारीफ की गई, जबकि नीता के माता पिता को उसकी शिकायतें सुनने को मिली। सबके सामने रीता की तारीफ और अपनी बुराई सुनकर नीता से रहा न गया। उसने रीता से इस बात का बदला लेने की ठानी। दूसरे दिन रीता स्कूल आई। वो अपना स्कूल बैग अपनी सीट पर रखकर वॉशरूम चली गई। इसी बीच नीता ने उसके बैग से उसके होमवर्क की कॉपी चुरा ली और खिड़की से बाहर फेंक दी। थोड़ी देर के बाद रीता क्लास में आकर बैठ गई। क्लास में टीचर भी आ गई। सभी बच्चों अपनी अपनी होमवर्क की कॉपी जमा करो। मैडम, मैंने अपनी होमवर्क की कॉपी पहले ही आपके टेबल पर रख दी थी। टीचर ने टेबल पर देखा तो रीता की होमवर्क की कॉपी रखी हुई थी। शाबाश रीता। अब नीता परेशान हो गई। अगर रीता की होमवर्क की कॉपी मैडम के टेबल पर रखी है तो जो कॉपी मैंने खिड़की से बाहर फेंक दी वो किसकी थी? कहीं वो मेरी कॉपी तो नहीं थी जो रीता बनाकर लाई थी? तभी टीचर ने नीता से कहा, नीता, तुम्हारी होमवर्क की कॉपी कहाँ है? मैम वो मेरी कॉपी घर पर छूट गई। नीता, तुम्हारी कॉपी तुम्हारे बैग में ही होगी। तुम रोज अपनी कॉपी लाती हो तो फिर आज कैसे भूल सकती हो? अपना बैग चेक करो। नीता ने अपना बैग चेक किया तो उसकी होमवर्क की कॉपी उसके बैग में ही रखी थी। नीता ने अपनी कॉपी टीचर को दे दी। दरअसल रीता ने क्लास में आते ही अपनी कॉपी टीचर के टेबल पर रख दी थी और नीता की कॉपी उसके बैग में रख दी थी। उस समय नीता क्लास में नहीं थी और नीता ने जो कॉपी खिड़की से बाहर फेंकी वो पुरानी कॉपी थी जो भर चुकी थी। नीता को अपनी हरकत पर बहुत शर्म आई। स्कूल की छुट्टी होते ही वो रीता के पास गई और बोली, मुझे माफ कर दो रीता, मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया और तुमसे अपना होमवर्क करवाया। आज भी मैंने तुम्हारा बुरा करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद की। नीता, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मैं यही चाहती थी। देखो नीता, तुम्हें अपना होमवर्क खुद करना चाहिए, नहीं तो तुम पढ़ाई में बहुत पिछड़ जाओगी। अगर तुम पढ़ाई में पिछड़ गई तो तुम्हारे माता पिता को कितना बुरा लगेगा। जरा सोचो, परीक्षा में तुम्हारी जगह मैं तो नहीं लिखूंगी, सभी प्रश्नों के जवाब तुम्हें ही लिखने पड़ेंगे। तुम ठीक कह रही हो रीता, आज से मैं अपना होमवर्क खुद करूंगी, कभी तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करूंगी। आज से हम दोनों दोस्त हैं। नीता रीता को गले से लगा लेती है। इस तरह अमीर गरीब स्टूडेंट के बीच की दूरी खत्म हो जाती है। नीता अब सुधा का भी सम्मान करने लगी और क्लास में रीता उसकी सबसे अच्छी सहेली बन गई। बॉनी साक्षी अपने गरीब माता पिता उर्मिला और शेखर के साथ एक छोटे से घर में रहती है। साक्षी एक बॉनी थी। 25 साल की उम्र होने के बाद भी साक्षी की हाइट 10 साल के बच्चे इतनी छोटी थी। हाल ही में साक्षी ने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी। साक्षी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और उसका बचपन से सपना था कि वो एक टीचर बनेगी। एक दिन सवेरे, माँ, पिताजी, मैं शहर में बीएड कॉलेज में एडमिशन करना चाहती हूँ, मेरा एडमिशन करवा दीजिए ना पिताजी शहर के कॉलेज में। बिटिया, तू तो अपनी परिस्थिति जानती है ना, हम कितने गरीब हैं। बड़ी मुश्किल से तो हमने तुझे यहाँ तक पढ़ाया है, अब हम आगे नहीं पढ़ा पाएंगे बिटिया तुझे। हाँ साक्षी बिटिया,
हम जैसे गरीबों के बस की बात नहीं है पढ़ाई करना। पिताजी, आप जानते हो ना, बचपन से मेरा सपना है कि मैं टीचर बनूंगी। मुझे अपना ये सपना पूरा करना है पिताजी। साक्षी बिटिया, तू तो जानती है ना, तेरी छोटी हाइट के कारण स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह लोगों ने तेरा कितना मजाक बनाया है। अब अगर तू शहर के कॉलेज में पढ़ने जाएगी और अगर वहां के लोगों ने तेरा मजाक बनाया तो? माँ, मुझे अब किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। पिताजी, मैं स्कॉलरशिप से आपका सारा पैसा आपको वापस दे दूंगी। मुझे पढ़ाई करने दीजिए ना पिताजी, मुझे अपना सपना पूरा करने दीजिए। बचपन से मैंने इस सपने के लिए बड़ी मेहनत से पढ़ाई की है। साक्षी अपने माता पिता से रो रो कर विनती करती है। ठीक है बिटिया, तू कर अपनी पढ़ाई। उर्मिला, मैं अपने गांव के दर्पण सेठ से कुछ पैसे उधार ले आता हूँ। शेखर उसी समय अपने गांव के सेठ दर्पण के पास आता है और अपना छोटा सा घर दर्पण के पास गिरवी रखकर उससे पैसे लेकर अपनी बिटिया का दाखिला शहर के डीएड कॉलेज में करवा देता है। एक दिन सवेरे साक्षी शहर में कॉलेज के बाहर आती है। मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? नहीं साक्षी, तू डर मत। लोग चाहे तेरा कितना भी मजाक क्यों ना बनाए, तू केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। बॉनी साक्षी को नए कॉलेज में जाने में बहुत डर लग रहा था। तभी वो डरते डरते कॉलेज के अंदर चली जाती है और जैसे अपनी क्लास में आती है तभी बॉनी साक्षी को देखकर क्लास में बैठे सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे ये बच्ची किसकी खो गई? ए बेटा, ये प्राइमरी स्कूल नहीं है, ये कॉलेज है। जा अपनी 5वीं क्लास में जा, यहाँ तेरा कोई काम नहीं है। सारे स्टूडेंट्स इसी तरह साक्षी की बॉनी हाइट पर कमेंट्स पास करते जाते हैं। मैं इसी क्लास की नई स्टूडेंट हूँ। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। उसके बाद साक्षी रोज कॉलेज आने लगी और उसकी क्लास के बच्चे इसी तरह बॉनी साक्षी का मजाक उड़ाते रहे, उस पर हंसते रहे। पर साक्षी उन सब की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देती थी। वो हमेशा अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देती थी। देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं। साक्षी ने अपनी बीएड की डिग्री हासिल कर ली थी। साक्षी ने जो स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरा था वो रिजेक्ट हो गया था, जिसके चलते साक्षी को उसके डोनेशन का पैसा नहीं मिल पाया था। इधर शेखर 2 सालों से दर्पण को अपनी कमाई से थोड़े थोड़े पैसे देता रहा। एक दिन रात में दर्पण शेखर के घर आता है। क्या भाई शेखर, कब तक हमें पागल बनाता रहेगा? कब देगा मेरा पैसा तू? दर्पण भाई, कॉलेज वालों ने हमारे साथ धोखा किया है। साक्षी बिटिया का स्कॉलरशिप का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है कॉलेज वालों ने, जिसकी वजह से हमें हमारा पैसा नहीं मिल पाया। मैं जैसे अब तक आपको महीने के पैसे देता आ रहा था, ऐसे आगे भी देता रहूंगा। अरे नहीं नहीं, मुझे क्या भिखारी समझ रखा है क्या? मुझे मेरा पैसा अभी इसी समय चाहिए। दर्पण मालिक, हम कहाँ से आपको 80,000 रुपए दे अभी? आप तो हमारी परिस्थिति जानते हो। मेरे पति सारा दिन मजदूरी करके रोज के 300 रुपए कमाते हैं, उसमें से भी 200 रुपए हम आपको दे देते हैं। अगर कुछ महीनों की मोहलत और दे देंगे आप, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे कुछ नहीं सुनना, अब चलो निकलो इस घर से बाहर। तभी दर्पण शेखर के उस घर पर कब्जा कर लेता है और शेखर और उसके परिवार को धक्के मारकर उस घर से निकाल देता है। शेखर, उर्मिला और बॉनी साक्षी तीनों रास्ते पर आ चुके थे। अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? उस दर्पण ने हमारा घर हमसे छीन लिया है। पिताजी, आप दुखी मत होइए, हम इस गांव में एक घर किराए पर ले लेते हैं। वैसे भी कुछ दिनों बाद मुझे इस गांव के सरकारी स्कूल में नौकरी मिलने वाली है। बस एक बार मेरा इंटरव्यू वहां सफल हो गया ना, तो अपनी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। ये सब तेरी वजह से हुआ है साक्षी। ना तू पढ़ाई करने की जिद करती, ना हम पर इतना कर्ज होता। तूने तो हमें रास्ते पर ला दिया साक्षी। साक्षी के माता पिता साक्षी को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। तभी शेखर उसी गांव में एक छोटा सा घर किराए पर लेता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन सवेरे साक्षी उसी गांव के सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आती है। साक्षी ने सीटी परीक्षा पास कर ली थी। साक्षी स्कूल में प्रिंसिपल के ऑफिस में आती है। अंदर प्रिंसिपल और कुछ टीचर बैठे थे। साक्षी अंदर आती है। ए बच्ची, कौन है तू? चल अपनी क्लास में जाकर बैठ। सर, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं साक्षी हूँ। आज मेरा इंटरव्यू है टीचर की जॉब के लिए। ये सुनकर सब बॉनी साक्षी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगते हैं और हंसने लगते हैं। तभी कविता टीचर, क्या सर, अब इस स्कूल में बच्चे भी टीचर बनेंगे? इसकी हाइट तो देखिए, 5वीं क्लास की स्टूडेंट लग रही है ये। साक्षी, तुम इतनी छोटी हो, तुम कैसे बच्चों को पढ़ा पाओगी? सर, जब शिक्षा इंसान में छोटा बड़ा नहीं देखती तो मैं बच्चों को शिक्षा क्यों नहीं दे सकती? तभी सब साक्षी का इंटरव्यू लेते हैं। साक्षी हर किसी के सवालों के जवाब देने लगती है और आखिर में साक्षी को उस स्कूल में टीचर की नौकरी मिल जाती है।
अगले दिन सवेरे तभी साक्षी स्कूल में पढ़ाने आती है। साक्षी जैसे ही क्लास के अंदर जाती है, सारे बच्चे खड़े होकर गुड मॉर्निंग टीचर कहते हैं। उसके बाद सब जैसे ही बॉनी साक्षी को देखते हैं तो सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे ये कौन है? हमें लगा टीचर आए, पर ये तो स्टूडेंट है। अरे बहन, कौन सी क्लास है तेरी? नया एडमिशन है क्या? मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। उतने में प्रिंसिपल क्लास में आते हैं। बच्चों, आज से ये तुम्हारी नई टीचर साक्षी हैं। अब से यही तुम्हें पढ़ाएंगी। ये सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। क्या प्रिंसिपल सर, ये हमें कैसे पढ़ा सकते हैं? इनकी तो खुद अभी पढ़ने की उम्र है। कितनी छोटी है ये। चुप हो जाओ अमर। बच्चों, साक्षी मैडम की केवल हाइट छोटी है, समझे? साक्षी मैडम, अब से ये आपकी क्लास है। प्रिंसिपल वहाँ से चले जाते हैं। बच्चों, आज से हम बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। तुम्हें मेरे साथ पढ़ाई करने में बहुत मजा आएगा। तभी क्लास में पीछे बैठा एक चिंटू नाम का लड़का। अरे मैडम जी, आप कहाँ हो? हमें तो आप दिखाई नहीं दे रहे हो। जरा कुर्सी से उठकर बात कीजिए ना। चिंटू, टीचर जी अगर कुर्सी पर खड़ी भी हो जाएंगी ना, तब भी वो तुझे दिखाई नहीं देंगी। ये सुनकर सब बच्चे हंसने लगते हैं। टीचर जी, बचपन में आपके मम्मी पापा आपको कॉम्प्लेन पिलाना भूल गए थे क्या? मुझे किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना है। तभी साक्षी बच्चों को पढ़ाने लगती है और इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। साक्षी की बॉनी हाइट देखकर उसकी क्लास के बच्चे, स्कूल के टीचर, सभी लोग साक्षी पर हंसते थे, पर साक्षी किसी को उफ तक नहीं कहती थी। कुछ ही महीनों में साक्षी अपनी कमाई से उसी गांव में एक बड़ा सा खुद का घर खरीद लेती है और अपने माता पिता के साथ उस बड़े से घर में रहने लगती है। एक दिन साक्षी अपने स्कूल जाती है। उस समय स्कूल में कुछ प्रोग्राम था। तभी प्रिंसिपल साक्षी को स्टेज पर बुलाते हैं। ये देखकर सब साक्षी पर हंसने लगते हैं। उस प्रोग्राम में सभी स्टूडेंट्स के माता पिता भी आए हुए थे। कोई नहीं हंसेगा साक्षी मैडम पर। खामोश हो जाओ सब। कोई बात नहीं सर, मुझे बुरा नहीं लगा। बच्चों, जब मैं छोटी थी ना, तब मेरी बॉनी हाइट देखकर हर कोई मेरा मजाक उड़ाता था, मुझ पर हंसता था। सब मुझे कहते थे कि साक्षी तू जीवन में कुछ नहीं कर पाएगी, न तुझसे कोई शादी करेगा। मेरे माता पिता बहुत गरीब थे। मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे पढ़ा सके, पर मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मैंने बचपन में लोगों के घर जाकर सफाई का काम किया और अपनी पढ़ाई के लिए किताबें खरीदी। कदम कदम पर हर कोई मेरा मजाक बनाता था, पर मैंने कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया, बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देने लगी। पिताजी की कमाई से बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा चलता था। माँ पिताजी ने मुझसे कई बार कहा कि साक्षी बिटिया, पढ़ाई छोड़ दे, तू पढ़ाई करके क्या करेगी? हर कोई तेरा मजाक बनाता है और हम इतने गरीब हैं, हम तुझे पढ़ा नहीं सकते। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं पिताजी से पैसे लेने के साथ साथ गांव में काम करने लगी, पर मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि मेरी पढ़ाई के पीछे मेरे माता पिता को अपना घर तक कुर्बान करना पड़ा। हम रास्ते पर आ चुके थे, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। और आज देखो, मैं इतनी कामयाब हो गई कि आज मैं आपके सामने एक टीचर बनकर आपको जीवन की अहमियत सिखा रही हूँ। बच्चों, आज आपके माता पिता आपको पढ़ाने के लिए अच्छे से अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, आपकी पढ़ाई का सारा खर्च उठा रहे हैं, आपको अच्छे कपड़े पहना रहे हैं, महंगी किताबें बुक खरीद कर दे रहे हैं, आपको पैसे दे रहे हैं। क्यों? इसीलिए कि आप पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बन सको। बच्चों, मेरा बचपन ऐसा नहीं था। मेरी महंगी किताबें खरीदने के लिए मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं थे। हम एक समय भूखे रहते थे और एक समय के पैसे बचाकर मेरी पढ़ाई का खर्च उठाते थे। आज आपके पास मौका है। आपके माता पिता आपकी पढ़ाई के लिए आपको दुनिया की हर खुशी दे रहे हैं, इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और एक कामयाब इंसान बनकर बताएं, क्योंकि एक बार उम्र बीत जाती है। अगर गफलत में गालिब फिर समंदर की तरह आंसू भी बहा लिया, तब भी ये समय दोबारा नहीं ला पाएंगे। ये सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और साक्षी की बातें सुनकर सब खड़े होकर तालियां बजाकर साक्षी का सम्मान करते हैं। और उसके बाद साक्षी उस स्कूल में एक मिसाल बन गई। अब स्कूल के सारे बच्चे साक्षी की कहानी सुनकर उसी की तरह कामयाब बनने के लिए दिन रात मन लगाकर पढ़ाई करने लगे। Please subscribe this channel.